Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics unit number 5 pressure and deformation in solids. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का टॉपिक 5.1 इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे. तो इलास्टिसिटी को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं जो टर्म्स है चैप्टर की प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन. ये क्या है? प्रेशर बेसिकली होता है फोर्स अपॉन एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है तो उनका रेशियो प्रेशर कहलाता है. एरिया तो आई होप आपको पता होगा, टू डायमेंशन एक्स और वाई. अगर टू डायमेंशन है तो उस प्लेन को, उस सरफेस को एरिया कहते हैं. अगर तीसरा डायमेंशन जेड भी आ जाता है तो हम वॉल्यूम कहते हैं. फॉर एग्जांपल अभी ये जो बोर्ड है यहाँ पे टू डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. दिस इज द एरिया. अब अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा एक ये भी स्पेस है जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं. तो प्रेशर क्या होता है कि किसी एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर है. ये उनका रेशियो प्रेशर है. नाउ डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स. फॉर्मेशन कहते हैं बनने को, डीफॉर्मेशन खराब होना, सॉलिड्स की शेप बिगड़ जाना, उनकी डायमेंशन चेंज होना, उनकी ओरिएंटेशन. जैसे अभी हाथ ऐसे तो मैं ऐसे कर दूं तो ये मैं इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूँ. सही है. शेप का खराब हो जाना. अभी ऐसे था तो हमने फोर्स लगा करके ऐसे कर दिया. सही. तो इसको हम कहते हैं डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के प्रेशर के थ्रू. और प्रेशर और डिफॉर्मेशन सॉलिड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर में. तो फर्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी. तो कोई भी जो मैटर होता है, एनीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई होती है. अभी ये मार्कर, इसमें भी काफी सारे, बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स हैं. अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फर्क होता है? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का फर्क होता है. सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं. सही है. जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड थोड़े लूज होते हैं और गैसियस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा लूज होते हैं. यही वजह है कि सॉलिड की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत ज्यादा करीब करीब है. अब अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इनके बिटवीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, वो इनको पकड़ करके रखती है स्ट्रॉन्गली, जिसकी वजह से फोर्स लगाने पर ये हल्का से बेंड होकर के जब हम उस फोर्स को छोड़ देते तो वापस अपनी पोजीशन में आते हैं. जबकि लिक्विड में काफी दूर होते तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है. हल्की सी भी फोर्स लगाने पर, यहाँ काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बेंड करने के लिए, यहाँ हल्की सी भी फोर्स लगाओगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी और वापस से अपनी ये शेप में भी नहीं आएगा. वापस से शेप में लाने के लिए दोबारा आपको फोर्स लगा करके इनको सेट करना पड़ेगा. सही. तो फर्स्ट अब हम इलास्टिसिटी को देख लेते हैं. क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ डीफॉर्म बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप. किसी डीफॉर्म बॉडी का, यानी शेप खराब हुई बॉडी का वापस से अपनी पोजीशन में आने की जो एबिलिटी है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये स्केल है, अभी मैं इसके ऊपर फोर्स लगा करके मैंने इसको डीफॉर्म कर दिया. अब जैसे ही मैं ये जो फोर्स जो बाहर से लगी हुई जिसने इसको डीफॉर्म किया, इसकी शेप को चेंज किया, उसको हटा दूंगा तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ रहा है. तो इस एबिलिटी की, इस स्केल की के वापस से जब डीफॉर्मिंग फोर्स को जब हम हटाते हैं वापस अपनी शेप में आता है, तो इस एबिलिटी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं. सही. शेप एंड साइज. When the deforming forces are removed, is called elasticity. Now materials, they do not return to their original shapes when a deforming force acting on it is removed are called inelastic. वो मटेरियल जो अपनी शेप में दोबारा नहीं आते, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और छोड़ दे वापस, अगर अपनी शेप में नहीं आ रहे मटेरियल्स, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इन इलास्टिक मटेरियल. फॉर एग्जांपल आपने गिलास में थोड़ी सी फोर्स लगाई और गिलास एकदम से ब्रेक हो जाता है, वो वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा गिलास, तो वो इनइलास्टिक हो गया. ठीक. ऐसे ही कोई रॉक है, कोई रॉक का पीस है, सही है, कोई मिट्टी है, मिट्टी की कोई चीज बनी हुई, ब्रिक बनी हुई, तो आप हल्की सी भी फोर्स लगा वो डीफॉर्म होगा, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनइलास्टिक कहते हैं. नाउ मोस्ट मटेरियल्स आर इलास्टिक. ज्यादातर मटेरियल्स इलास्टिक होते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक पर्टिकुलर लिमिट तक, नाउन एज इलास्टिक लिमिट. एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही इलास्टिक होते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने पर ये बेंड होते और छोड़ने पर वापस आते हैं. लेकिन अगर मैं एक लिमिट से ज्यादा, जितनी इसकी इलास्टिक लिमिट है उससे ज्यादा मैं इसको बेंड करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा. सही है. तो नेक्स्ट इज 4.5.1 के ही टॉपिक है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर द एक्सटेंशन और कंप्रेशन. एक्सटेंशन बोलते हैं खिंचाव को, ये जो खिंचाव है. सही. कंप्रेशन बोलते हैं ऐसे दबाने को. तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर
जिसको हम x से भी रिप्रेजेंट कर लें, x मतलब एक्सटेंशन खिंचाव। जैसे अभी ये देखिए स्प्रिंग की ये ओरिजिनल लेंथ थी, यहाँ तक ओरिजिनल लेंथ है, और वेट लगाने पे थोड़ी सी खिंच गई स्प्रिंग, तो इसके ओरिजिनल लेंथ पे इतना चेंज आया, ये चेंज आया, इसको x कह रहे हैं, ये एक्सटेंशन आया, इतना एक्सटेंशन ओरिजिनल से इतना एक्सटेंड हुआ है। तो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग फोर्स। हुक्स लॉ क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एक्सटेंशन उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे आ जाएगी। जितना ज्यादा आप लोड लगाते जाओगे, वेट ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, उतनी ज्यादा स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, टेंशन आएगा ऊपर की डायरेक्शन में। न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन का रिएक्शन होता है, जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगी। अब उस फोर्स को हम कह रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स जितनी ज्यादा आप एक्सटेंशन होगा, जितना ज्यादा एक्सटेंशन कब ज्यादा होगा, जब आप वेट ज्यादा रखोगे। अब मैंने यहाँ पे डबल वेट रखा है तो एक्सटेंशन भी डबल हो गई है। जितना ज्यादा वेट रखोगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन, जितना ज्यादा एक्सटेंशन उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। क्लियर? तो इसको इस तरह दिखाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स आर रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। अगर मैं इसको ऐसे करके 1/x लिखता तो इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम होगी। जबकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम एक्सटेंशन को बढ़ाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी। माइनस साइन ये बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटेंशन नीचे की तरफ हो रही है और रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, तो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस साइन लगा। और इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसको हम हटाते हैं तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लिकेशन लगा के डिवाइड कर दें, तो ये एक्स इसके नीचे आ गया और ये एक्स के की वैल्यू आ गई। साइन को भी इक्वल टू तरफ शिफ्ट कर दें, कोई इशू, तो के की वैल्यू आ गई। रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, कितनी फोर्स लगी है और कितना एक्सटेंशन है उसको डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी। सही। अब यहाँ पे मैंने एक रबड़ बैंड बनाई है, रबड़ बैंड देखें इस तरह ओरिजिनली, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये इतनी हो जाएगी। एक इसकी लिमिट है, अगर मैं उससे ज्यादा में इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एकदम से ब्रेक हो जाएगी, लेकिन लिमिट के अंदर हम छोड़ दें तो वापस से अपनी पोजीशन में आएगी बैंड। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग से, तो ये एक चार्ट बना हुआ है जो है हुक्स लॉ का। ये कहता है कि जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना एक्सटेंशन भी बढ़ते रहेगा। यानी अभी देखिए, अभी फोर्स मान ले यहाँ पे ये फोर्स, कोई मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, कोई एक फोर्स है पर्टिकुलर, इतनी फोर्स पे इतनी एक्सटेंशन है, इतनी फोर्स पे इतनी एक्सटेंशन है, देन फिर इस फोर्स पे ये एक्सटेंशन आ गई, इस फोर्स पे ये एक्सटेंशन आ गई, इस फोर्स पे ये एक्सटेंशन है और इस फोर्स पे ये एक्सटेंशन। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन एक पॉइंट के बाद, जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट के बाद जब आप फोर्स इतनी ज्यादा नहीं भी बढ़ा रहे हो, देखो फोर्स कम बढ़ा रहे हो लेकिन एक्सटेंशन ज्यादा क्रिएट होगी। फोर्स अभी देखो हल्की सी भी नहीं बढ़ी है और एक्सटेंशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। तो वो पॉइंट जहां के बाद से फोर्स कम लगने पर बहुत ज्यादा एक्सटेंशन क्रिएट हो जाए और वापस से बॉडी अपनी पोजीशन पे नहीं आए, दोबारा से जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो दे, वापस से अपनी पोजीशन पे नहीं आए, उस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट या फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट जो वो प्लास्टिसिटी में चला जाता है, तो जैसे खींच गया खींचा रहेगा। स्प्रिंग को एक लिमिट है, एक लिमिट तक मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस अपनी शेप में आएगी, लेकिन लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर दूंगा तो खिंची रह जाएगी स्ट्रिंग। और अगर उससे भी प्लास्टिसिटी के पॉइंट से भी और ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, कोई भी चीज तो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर नाउ। इसी टॉपिक 5.1 का एक और टॉपिक है आगे, एप्लीकेशन से हुक्स लॉ की, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, दीस आर द सम डिवाइसेस जो आपकी बुक में मेंशन है। इसके अलावा भी ऐसी डिवाइसेस है जहां पे हुक्स लॉ के एप्लीकेशन से, फॉर एग्जांपल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन हो गई, या फिर वो जो बच्चों के पास कार होती है, खिलौने वाली कार, जिसको आप पीछे पुश करके छोड़ते हो तो वो आगे मूव करती है, वहां पे भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। फिलहाल जो डिस्कस है बुक में उसको मेंशन करते हैं। बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल वॉच, कोई भी जो मैकेनिकल वॉच होती है, आजकल तो वैसे ज्यादा डिजिटली चल रही और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैकेनिकल जो वॉच है उसकी पूरी देख लेते हैं, उसके पीछे कैसे हुक्स एप्लीकेबल है। इट इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग, ये जो व्हील है ये एक स्मॉल स्प्रिंग से कनेक्ट होता है जिसको हम
क्या कहते हैं, हेयर स्प्रिंग कहते हैं। ये इतने भारी स्प्रिंग होते हैं जो हमारे हेयर के साइज के डायमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। When the wheel moves from its original position, जब व्हील अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करता है ऐसे या ऐसे, the hair spring stretches, तो हेयर जो स्प्रिंग है ये वाली, ये स्ट्रेच करती है, खिंचती है। तो ये ऐसे घूम रहा है तो ये यहाँ से इस तरफ आगे की तरफ आएंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगी। और कंप्रेसिस, या फिर क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, साइज में रिड्यूस। बैलेंस व्हील मूव बैक एंड फोर्थ, बैलेंस व्हील आगे पीछे मूव करता है ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, ये जो स्ट्रिंग है इसकी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। जैसे अगर ये इस वक्त यहाँ से ऐसे खींच रहा है तो यहाँ पे भी एक रील है स्प्रिंग की, तो ये यहाँ पे इस पे खींच एक्सटेंशन आ रही है, ये कंप्रेस हो रहा है और ये एक्सटेंड हो रहा है। जैसे एक लिमिट आएगी उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स की ज्यादा होगी, वापस इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये अगेन जो है वो स्ट्रेच, ये कंप्रेस होगा और ये स्ट्रेच होगी, ठीक है। इस तरह बैक एंड फोर्थ मूवमेंट चलती रहेगी। एंड दिस मोशन हेल्प्स टू रेगुलेट द टाइम इन वॉच, और इस मोशन की वजह से वॉचेस में टाइम चलता रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंग बैलेंस। ये कॉमनली आपने लैब्स वगैरह में भी देखा होगा कि ये काफी टाइम पहले 10-12 साल पहले, काफी पुरानी बात है, ये जो बाहर कबाड़ी वाले आते हैं जो हमारे स्पेयर जो चीजों को लेते हैं उनके पास एक ऐसा बैलेंस होता था। एंड देन फिर वो फिजिकल बैलेंस है और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस हर जगह। तो ये बैलेंस क्या करता है, ये वेट मेजर करता है। इसमें दो नंबर्स होते हैं, एक तरफ न्यूटन में नंबर्स लिखे हुए यानी ये वेट बता रहे हैं कितनी फोर्स लग रही है, और एक तरफ ग्राम में नंबर्स लिखे हुए जैसे 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये 50 ग्राम यानी हाफ के जी, 1000 ग्राम यानी 100 के जी। तो यहाँ पे नंबर्स हैं। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये ऐसे खींचता है नीचे की तरफ। तो अब मैं इस ये जो अंदर वाली जो नीडल है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। जब हम नीडल को नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच होती है और इसके ऊपर ये जो नीडल है ये पॉइंटर बताएगा रीडिंग। जैसे अभी ये पॉइंटर यहाँ पर है यानी 6 न्यूटन की फोर्स लगी है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस पर 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है नीचे की तरफ ग्रेविटी की, और इसके जो मास है वो 600 ग्राम मास है, ठीक है। तो इस तरह अब ये वापस जब हम इस लोड को उठाएंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग इसको वापस ऊपर लेकर के आ जाएगी। तो यहाँ पे भी जो वो हुक्स पे एप्लीकेबल है। In spring scale, spring is attached. The more weight you add, the more spring extends. जितना ज्यादा आप वेट लगाओगे उतनी ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, एक्सटेंड होगी, खींचेगी। It has dial और पॉइंटर, एक पॉइंटर होता है या डायल कहते हैं इसको। They display the measurement of weight, जो हमें वेट की मेजरमेंट बताता है। जितना ज्यादा आप खींचोगे उतना ज्यादा वेट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा मास भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा मटेरियल होगा उस हिसाब से यहाँ पे वो पॉइंटर बता देगा इसका मास कितना और वेट कितना है। स्प्रिंग बैलेंस दोनों चीजें बताता है। नाउ गैल्वानोमीटर जो है वो वोल्टेज वगैरह करंट वगैरह को मेजर करने के लिए होता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस अक्सर आपने इलेक्ट्रिशियन के पास देखा होगा। द कॉइल ऑफ इट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसकी जो कॉइल होती है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच होती है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल स्ट्रेचेस और कंप्रेसेस, जब करंट उस कॉइल में से गुजरती है, जैसे ये एक वायर है, वायर को अगर मैं ऐसे करके घुमा दूं तो कॉइल बन जाएगी, ठीक है। तो कॉइल में से जब गुजरती है तो वो कॉइल क्या होती है, स्ट्रेच होती है, खिंचती है, या फिर कंप्रेस होती है, साइज में रिड्यूस होती है, ठीक। अच्छा, इन डिटेल अगर आप इनके एप्लीकेशंस को देखना चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर के टाइप करें और वीडियोस के साथ आप इनको देख सकते हैं। बट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इनके रिलेटेड इतना भी लिख लेंगे तो इट्स इनफ। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, चेक के पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।